स्वाति रायना। दिवाली में शॉपिंग तो हम सभी करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, करना भी चाहिए। दिवाली शॉपिंग का ही त्योहार है, तो हम भी मनी गुरु दिवाली स्पेशल में आपको बताने आए हैं कुछ ऐसी शॉपिंग के बारे में जिसे आपको जरूर करना चाहिए। इस शॉपिंग से आपकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। जब कभी आप मुश्किल वक्त में होंगे तो आज की गई शॉपिंग आपको उस मुश्किल वक्त में काम आएगी। और उस शॉपिंग पर आपको ले जाने के लिए हमारे साथ फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा है। हर्षवर्धन, बहुत स्वागत है आपका। दिवाली के मौके पर डेफिनेटली आपने भी काफी ज्यादा प्लान्स बनाए होंगे, सबने बनाए हैं, लेकिन शॉपिंग के साथ साथ कुछ ऐसी शॉपिंग जिससे कि आपका भविष्य संवर जाए, जो कि हम पोर्टफोलियो प्लानिंग की बात कर रहे हैं। आखिरकार ये कैसी शॉपिंग है? वेल स्वाति, अगर हम बात कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की, फाइनेंशियल शॉपिंग की, तो ये ज़रूरी है कि हम समझें, हम इसे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह करें। अक्सर हमने देखा है कि जो निवेशक होते हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। वो कई बार इंश्योरेंस लेते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज मिल जाती है कि ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा है कि ना ही एक सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है और ना ही उसे एक अप्रोप्रिएटली समझ के लिया जाता है। मान लीजिए आपको अपने रिटायरमेंट के हिसाब से 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। आपने ये आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने इसे क्वांटिफाई नहीं किया कि आपको ये मालूम है रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, लेकिन कितना करना है वो हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे कैलकुलेशन का कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो अक्यूमुलेशन होगा वो 1 करोड़ होगा, आपकी ज़रूरत ही 3 करोड़। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम प्लान करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसे एक सीक्वेंशियल मेथड में नहीं लेके जाते। सो दिवाली की फाइनेंशियल शॉपिंग जब आप करें तो हम इसे एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अगर करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। एब्सोल्युटली, तो यही बताने जा रहे हैं दिवाली शॉपिंग के 3 मंत्र। कमाई के सब खतरों को कैसे दूर करें, आने वाली कमाई का निवेश कैसे करना और सुनहरे भविष्य की प्लानिंग करने के कुछ बेहद ही आसान टिप्स। इनफैक्ट एक के बाद एक हम इस शॉपिंग की बात करें तो हर्षवर्धन, इनकम इनफ्लो लेवल पर, मतलब जब आप कमा रहे हैं, आपके पास जब पैसे आ रहे हैं, तो यहां पर पोर्टफोलियो में किस तरह के शॉपिंग की जरूरत है? क्योंकि अगर कमाने के इस लेवल में ही अगर कोई खतरा आ जाता है तो डेफिनेटली सोर्स से आपका बंद हो जाएगा। तो आखिरकार यहां पर किस शॉपिंग की जरूरत है? एब्सोल्युटली सही कहा आपने स्वाति। कोई भी इंडिविजुअल की लाइफ में अगर हम फाइनेंसिस की बात करते हैं तो ये शुरू कहां से होता है? ये सिलसिला पूरा शुरू वहीं से होता है कि आपकी पहले कमाई हो रही है, तो वहीं से जो पहला सिलसिला शुरू होता है। तो क्वेश्चन है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, पहली चीज़ क्या हुई है? आपकी इनकम आई, आपकी बिजनेस इनकम हो सकती है, आपकी सैलरी इनकम हो सकती है, प्रोफेशनल इनकम हो सकती है, जो भी है सारा सिलसिला वहीं से शुरू होता है। सो पहला स्टेप ये है कि आपको बैठ के सोचना है कि ये जो इनकम आ रही है, जिसके ऊपर हमारे खर्चे निर्भर हैं, जिसके ऊपर हमारे इन्वेस्टमेंट्स निर्भर हैं, जिसके ऊपर हमारे सारे लाइफ के गोल्स निर्भर हैं, वो इनकम सोर्स अगर कोई कारण से बंद हो जाए सो आगे का पूरा चेन खराब हो जाता है। तो क्या कारण हो सकते हैं ऐसे कि जिससे मेरी ये इनकम सोर्स बंद हो सकती है? तो आपको वो आइडेंटिफाई पहले करना होगा। डेफिनेटली कुछ ऐसे खतरे होते हैं जिनसे आपको दूर रहने की जरूरत है। तो डेफिनेटली अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ऐसे कौन से खतरे हैं जिससे कि इनकम इनफ्लो को खतरा हो सकता है, जिससे कि हम आगे आने वाले टाइम के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, तो ऐसे खतरे कौन से हैं? स्वाति, पहला खतरा यह है कि जो कमाने वाला इंसान है, अगर उन्हीं को अगर अनटाइमली डिमाइस हो जाती है, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगी, तो पूरा चेन आगे का खराब हो जाएगा। जब इनकम ही नहीं आएगी तो आप सेविंग कैसे करेंगे, खर्चे कैसे निकालेंगे और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगे? सो क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम, एक पर्टिकुलर आपके जो कमाते हुए इंसान है घर के, उनको अगर कुछ हो जाए तो वो इनकम बंद होती है। तो आपको इसका जो एक सोल्यूशन निकालना होगा। दूसरी सोर्स है जिसकी वजह से एक थ्रेट है, मतलब किस कारण से आपकी इनकम बंद हो सकती है, वो ये है कि अगर जो कमाने वाला इंसान है उनकी अगर डिसेबिलिटी हो जाए, मान लीजिए उन्हें मेडिकल रीजन से उनको वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाए या कोई एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो जाए, तो ये इनकम फिर से बंद हो सकती है। सो प्राइमा फेसा जो इनकम इनफ्लो है, ये इसका जो खतरा है कि इनकम कहाँ से बंद हो सकती है, वो कमाने वाला इंसान अगर ना रहे या वो डिसेबल हो जाए, तो इससे इनको आपको खतरा होता है इनफ्लो की तरफ। गॉड फॉरबिड ऐसा खतरा आपकी लाइफ में कभी आए, क्योंकि त्योहार पे तो डेफिनेटली आपको हर खतरे से सुरक्षित रहना है। तो ऐसे खतरों से सुरक्षित रहने के लिए हमें पोर्टफोलियो में किस तरीके की शॉपिंग करने की जरूरत है, हर्षवर्धन? ठीक है, अगर हम बात करते हैं अभी इस खतरे का, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक इशू है जो हमें डील करना है
तो ये हम कैसे इस इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ये आपकी शॉपिंग लिस्ट का पहला आइटम होना चाहिए, क्योंकि आप एक कमाते हुए इंसान है, अगर वो नहीं रहे तो इनकम वो पूरा चेन आपका खराब होगा। सो एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस, मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, एडिक्वेट, इसका मतलब ये है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस ले ली लेकिन वो काफ़ी नहीं है तो इसका कोई मीनिंग नहीं। मैंने आपको उदाहरण दिया था, आप रिटायरमेंट के लिए सेव करें लेकिन काफ़ी नहीं हुआ तो उसका मीनिंग इतना नहीं रह जाता। तो आपको जो लाइफ इंश्योरेंस है वो एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस लेना होगा। वो आप एक ऑनलाइन टर्म प्लान के तरीके से लेंगे तो आपके लिए बेटर है। और दूसरा डिसेबिलिटी इंश्योरेंस की अगर हम बात करें कि एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है या आपको इलनेस की वजह से होती है, तो आपके पास पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज़ भी अवेलेबल हैं और क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं, जिनका रूप इस तरह से बनाया गया कि अगर जो इंश्योर्ड है उन्हें कुछ होता है तो आपको एक लमसम अमाउंट आपके हाथ में दे दिया जाता है। जो डेथ की बात कर रहा हूँ और मैं अगर डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, दोनों केस में आपके हाथ में, आपके और आपके परिवार के हाथ में पैसे दे दिए जाते हैं, जिससे आप ये इंश्योर कर सकें कि आपकी जो इनफ्लो है वो फैमिली की अफेक्ट ना करें। सो ये आपकी शॉपिंग लिस्ट की दिवाली शॉपिंग या आप बात करते हैं तो पहला आइटम आपकी लिस्ट में लाइफ इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आपकी लिस्ट में आना चाहिए। एब्सोल्युटली। और अगर हम क्योंकि कहा जाता है कि इंश्योरेंस से अगर लेना है तो सबसे बेहतर होता है टर्म इंश्योरेंस लेना, तो टर्म इंश्योरेंस में तो एक रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। क्या इसको सोचते हुए भी लोग अपनी शॉपिंग लिस्ट में इसे शामिल नहीं करते हैं? क्या आपको लगता है ये बहुत फेवरेट आइटम है शॉपिंग का? नहीं स्वाति, इनफैक्ट अगर हम 5 या 10 साल पहले की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंसर्न लोगों के माइंड में था, क्योंकि हमें आदत है कि हम अगर पैसे देते हैं तो एंड में अगर हमें कुछ नहीं होता तो कुछ वापस मिलना भी चाहिए। लेकिन हमने देखा ये ट्रेंड जो मीडिया में एजुकेशन हुआ है, जो मनी गुरु जैसे शोज़ हैं उनके थ्रू जो जागरूकता बढ़ी है, उससे हमने रिस्पॉन्स पॉजिटिव देखा है। लोग समझने लग गए इंपॉर्टेंस लाइफ इंश्योरेंस का, और ये भी समझने लगे कि अगर उन्हें एक एडिक्वेट कवर चाहिए, एडिक्वेट कवर मतलब अगर हम अपनी इनकम का 10 या 15 टाइम की इंश्योरेंस कवर देखते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, हो सकता है 1 या 2 करोड़ तक भी जाता हो। अगर ये वाली पॉलिसी आप अगर टर्म प्लान के जरिए नहीं लेंगे और कोई सेविंग्स बेस्ड पॉलिसी लेंगे तो आप कभी इतना बड़ा इंश्योरेंस ले नहीं पाएंगे, क्योंकि जितनी आपकी इनकम है लगभग उतना ही प्रीमियम के तौर पे चला जाएगा। सो एडिक्वेट कवर आपको चाहिए तो टर्म प्लान लेना है। ये जागरूकता बढ़ी है लोगों के माइंड में और वो लेना डेफिनेटली चालू कर चुके हैं। डेफिनेटली। इनफैक्ट ड्रॉप का आजकल नाम सुनने में मिल रहा है, क्योंकि हम टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं जिसमें मैच्योरिटी के बाद प्रीमियम भी वापस मिल जाता है। ये कितना ज़्यादा फेवरेट हो रहा है सभी का शॉपिंग लिस्ट में, एक पोर्टफोलियो प्लानिंग में? वेल स्वाति, ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल ज़रूर है मार्केट में जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम, विच मीन्स आपने अगर जो प्रीमियम दिया है आपको कुछ नहीं होता है 20 या 30 साल बाद, तो वो प्रीमियम आपको वापस दे दिया जाता है बिना कोई ब्याज के, बिना कोई बोनस या कोई भी एडिशंस के साथ नहीं। आपको समझना होगा कि आप एक कंपैरिजन करिए, अगर आप विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेते हैं, विच मीन जो रेगुलर टर्म प्लान है उसमें मान लीजिए 1 करोड़ रुपए के सम इंश्योर्ड के सामने आपने 10,000 रुपये प्रीमियम दिए हैं और अगर आपको कुछ नहीं होता, ये 10,000 रुपये साल का आपका खर्चे के तौर पर चला गया। अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी लेते हैं तो आपका ये जो 10,000 की जगह कंपनी आपसे ज़्यादा लेगी पैसे, और वो जो प्रीमियम आता है वो करीबन 3 टाइम्स होता है, 3 to 4 टाइम्स हो सकता है। सो आपको 30 या 40,000 रुपये देने होंगे। दूसरी बात आपको एक और समझनी है कि नहीं, आप प्रीमियम ज़्यादा दे रहे हैं, आप एक कमिट हो जाते हैं वही पॉलिसी के साथ में। आपको 30 साल तक अगर आप प्रीमियम नहीं भरेंगे, ये जो भी पॉलिसी पीरियड है उस समय तक अगर आप प्रीमियम नहीं भरते हैं तो आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता। हमने देखा है कि जो लाइफ कवर, जो टर्म प्लान के जो प्रीमियम है वो सालाना साल बाद साल नीचे आते जा रहे हैं। सो जिन्होंने 3 साल पहले कोई टर्म प्लान लिया था उसका मान लीजिए वो 15,000 रुपये भर रहे थे, आज भी अगर वो उनके 3 साल आगे उनकी एज बढ़ने के बाद भी अगर वो पॉलिसी लेते हैं अभी, तो उनको फिर भी आपको ये चीज़ 10 या 12,000 रुपये में मिल रही है। सो क्वेश्चन है कि आप ऐसी पॉलिसी क्यों लेंगे जिससे आप बाद में निकल नहीं सकते। टर्म प्लान का पॉइंट हम बात करें तो टर्म प्लान एक प्योर रिस्क कवर है, इसमें आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमारी सलाह है। लेकिन अगर कोई फिर भी समझते हैं ऐसे कि 10,000 रुपये दे के खर्चा लग रहा है तो वो शायद इस तरफ जा रहे होंगे। बट हालांकि फाइनेंशियल कैलकुलेशंस और हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, प्योर टर्म प्लान बेटर है, ना कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ऑलराइट, तो इसका मतलब यही हुआ कि इस बार दिवाली शॉपिंग में शॉपिंग बैग में जो आपने सबसे पहले एक अच्छा सा इंश्योरेंस कवर डाल दिया है तो आपका पहला आइटम कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि अब शॉपिंग आगे बढ़ानी है, इनफ्लो ऑफ इनकम में किन किन बातों का ध्यान रखना है, खतरे उससे कैसे निपटा जाए, ये हमने डील कर लिया। लेकिन अब शॉपिंग बाकी है, क्योंकि इसलिए जो आपका निवेश है उसको सुरक्षित करने के लिए शॉपिंग जो करनी है अब हर्षवर्धन, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है?
वेल स्वाति, हमने फर्स्ट स्टेप बात कर लिया। ये फर्स्ट लिस्ट में आपकी आ गई ये चीज़ें जिससे इनफ्लो इन्फेक्ट होता था। अब यही चेन हम आगे बढ़ाते हैं तो स्टेप 2 क्या हो गया? अभी आपके पास इनफ्लो सिक्योर हो गया, विच मीन्स आपके घर में वो पैसे आने लग गए। अब जो पैसे हाथ में आए हैं, हमने कोई ना कोई सेविंग्स की होगी, हमने कुछ ना कुछ बचत किया है, हमने कोई एसेट्स क्रिएट किए हैं, हमने गाड़ी खरीदी है, हमने घर खरीदे होंगे, तो हमने एक एसेट्स क्रिएट किया है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि ये जो मैंने एसेट्स ऑलरेडी क्रिएट किया है, या कोई फिक्स डिपॉजिट्स है, हमारे पीपीएफ के बैलेंसेज हैं, म्यूचुअल फंड में हमने जो निवेश किया है, ये जो मैंने निवेश किया है इसको किस चीज़ से खतरा हो सकता है? सो ये जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि अभी जो आपने एसेट्स क्रिएट किए हैं, ऐसा क्या हो सकता है जिससे वो एसेट्स मुझे बेचने पड़ सकते हैं और मुझे खर्चा लग सकता है। तो ये आपके पोर्टफोलियो के सेकंड थॉट आना चाहिए, और इससे बचने के लिए आपको अपने हिसाब से कोई ना कोई शॉपिंग आइटम लेना चाहिए, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपकी शॉपिंग लिस्ट में लेना चाहिए। राइट, तो आपने पैसे तो कमा लिए, लेकिन अब उसकी सुरक्षा करनी है। लेकिन कई ऐसे अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाते हैं हर्षवर्धन, जिसमें हमारी इसी संपत्ति को खतरा हो जाता है, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी हो, चाहे वो मैनमेड हो। तो किन खतरों से बचने की जरूरत है? स्वाति, हमने देखा है कि अगर किसी भी परिवार के सदस्य को कोई बहुत ही क्रिटिकल इलनेस हो गई, कोई बीमारी हो गई, तो उस पे जो खर्चा लगता है वो खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि कई बार लोगों को अपने घर बार बेचने पड़ते हैं वो ट्रीटमेंट लेने के लिए। मान लीजिए कोई उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट लेना है, या कोई एक्सीडेंट हो गया जो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होना है, तो ये मेडिकल के जो खर्चे हैं आज की तारीख में वो आपकी एग्जिस्टिंग एसेट्स को बहुत बड़ा थ्रेट है। आपकी जो भी डिपॉजिट्स होंगी, म्यूचुअल फंड्स होंगे, या कोई भी एसेट्स होंगे, वो आपको बेचने पड़ेंगे ये खर्चे पूरे करने के लिए। तो इसके लिए ये बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई मेडिकल इन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लेते हो तो आपके जो भी एसेट्स हैं उसको बहुत बड़ा खतरा है। आपके जो आपने प्लानिंग कर रखी है वो सारे एसेट्स हे वायर हो सकते हैं और उसमें आपको लग सकता है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि जो भी नेचुरल कैलामिटीज़, आपने वर्ड यूज़ किया नेचुरल कैलामिटीज़, मैं बता दूं, मुंबई में हमने फ्लड्स देखे, चेन्नई में फ्लड्स देखे, हमने उत्तराखंड में फ्लड्स देखे। ऐसा कोई भी हादसा जब होता है, आपकी जो एसेट्स हैं उन्हें बहुत बड़ा खतरा होता है। आपने घर बनाया है, या आपकी गाड़ी है, या आपके और कोई एसेट्स हैं, उसे डैमेज होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। अगर ये ऐसी एसेट्स आपकी अगर डैमेज होती है तो आपको बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होता है। ये फाइनेंशियल नुकसान को आप फुलफिल करने के लिए हो सकता है कि जो आपकी लाइफ लॉन्ग सेविंग्स थी वो आपको फिर से बेचनी पड़े और आपको ये वापस एसेट्स क्रिएट करना पड़े। तो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ता है। तो सेकेंड स्टेप भी इंश्योरेंस है। सेकेंड स्टेप आपको मेडिक्लेम, एडिक्वेट मेडिक्लेम लेना है, ताकि आपके परिवार के अगर कोई भी सदस्य को भगवान ना करे कभी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े तो उसके जो खर्चे हैं वो आपको मेडिक्लेम पॉलिसी आपका ध्यान रखे, जो आपके एसेट्स हैं वो सिक्योर्ड रहेंगे। उसी प्रकार आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हो गया, या कोई भी एसेट्स आपने क्रिएट करें उसे आप सिक्योर करें। ये आपका सेकेंड स्टेप है। तो बेसिकली आपने अपनी दिवाली शॉपिंग में जो आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं उसके शॉपिंग बैग में आपने ढेरों जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स डाल दिए हैं, क्योंकि वही आपके आने वाले टाइम में सुरक्षा करेंगे। यही शुरुआती जो है वो आपके लिए प्रोडक्ट्स डेफिनेटली है। हर्षवर्धन, हम काफ़ी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार दिवाली शॉपिंग में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने की ज़रूरत होती है। इनफ्लो के टाइम पे किन शॉपिंग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है ये हमने बात की। जब आपके पास पैसे आ गए हैं तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कौन से शॉपिंग प्रोडक्ट्स चाहिए एक पोर्टफोलियो में, इसकी बात की। तो बेसिकली हमने अब तक इंश्योरेंस की ही बात की है, लेकिन अब जब बात आती है भविष्य को सुरक्षित करने की, निवेश जब करना है, तो डेफिनेटली अब इंश्योरेंस के अलावा भी हमें जो अपना पोर्टफोलियो का शॉपिंग बैग है उसमें कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स डालने होंगे। तो आखिरकार भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कौन से प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली सही बताया आपने स्वाति। जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात थी, सेफ्टी की बात थी, वो हमने पूरा एड्रेस कर लिया। वो फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है कि आप सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस। नाउ सेकंड स्टेप आता है जहाँ पे अभी आपने इनफ्लो सिक्योर कर लिया, एसेट सिक्योर कर लिए। अब आता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो आप अपने भविष्य के जो लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, जो आपकी आशाएं हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो सारी चीज़ आप उसे फुलफिल करेंगे। हो सकता है कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करना हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या शादी के हिसाब से, या आपको बड़ा घर लेना है, दूसरी गाड़ी लेनी है। तो ये सारी प्लानिंग जो होती है वो अब इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आते हैं।
ये जो फेज आता है इसमें आप इंश्योरेंस अपने माइंड से पूरा हटा दीजिए, आप मिक्स न करिए। इंश्योरेंस का काम अलग था जो हमने पूरा कर लिया है। अब आता है इन्वेस्टमेंट्स, जो प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ऐसा होने चाहिए। हो सकता है वो बैंक फिक्स डिपॉजिट हो, पीपीएफ हो, म्यूचुअल फंड्स हो, इक्विटीज, डेट, ये सारे आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं। अभी आपको आपकी प्लानिंग ऐसे करनी है कि जो भी पैसे बचते हैं वो आप ऐसी जगह लगाते हैं ताकि आपके जो लक्ष्य हैं वो आप उसे सही तरीके से, सही मायने से आप पूरा कर सकें। हमने रिटायरमेंट की बात की, आपके एक लक्ष्य बना रिटायरमेंट, आपको उसे एक क्वांटिफिकेशन करना होगा। आपको ये देखना होगा रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे कितने पैसों की ज़रूरत होगी। सिर्फ पैसों की ज़रूरत है उतना काफ़ी नहीं है, कितने पैसों की ज़रूरत होगी, और उसी प्रकार उसे अचीव करने के लिए आप एक एसेट यूज़ करेंगे। आप मान लीजिए शॉर्ट टर्म आपका कोई गोल है, जो आपको गाड़ी खरीदनी है, 2 या 3 साल बाद एक हॉलीडे पे जाना है, तो आप उस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ताकि वो 2 या 3 साल में आपके हाथ में आए। आपको अगर कोई चीज़ 20 या 30 साल बाद चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट्स अलग तरीके के होंगे, वो एसेट क्लास अलग होगा, और इस प्रकार आप एक लॉन्ग टर्म का सेविंग्स प्रोडक्ट बनाएंगे। सो मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट्स भी आपके कोई कारण से ख़राब होते हैं, कुछ गलत होता है, तो भी आपका इनफ्लो सिक्योर्ड है, आपके जो एसेट्स हैं वो सिक्योर्ड हैं, और फिर आप इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे एक इंडिपेंडेंटली वो हैंडल किया जा रहा है। राइट ये जो आपने अब एक शॉपिंग बैग क्रिएट किया है जो कि फेस्टिवल के टाइम पे एक पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए बेहद ज़रूरी होता है, तो अब सुरक्षित भविष्य प्लानिंग के लिए जो कुछ डेफिनेटली फंड्स हैं, अगर हम उसमें एक एसेट एलोकेशन की बात करें, क्योंकि हर्षवर्धन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार अगर हम कहीं शॉपिंग कर रहे हैं तो शॉपिंग में कितना पैसा कहाँ पर लगाएं, मतलब कितना % आप कौन से फंड में लगाते हैं, ये भी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानना है। तो इसको अपने लक्ष्य के आधार पर और इनफैक्ट इवन रिटर्न के आधार पर कैसे डिवाइड करें? स्वाति, हम अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, अब जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है हमारे महीने में सब खर्चे काटने के बाद, ये इंश्योरेंस करने के बाद हमारे पास बचे कितने हैं, फिर आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे पहले, क्योंकि अक्सर ये सिचुएशन होती है हमारे बहुत सारे गोल्स होते हैं लेकिन जितना पैसे हाथ में बचते हैं उसे हम सारे गोल्स तो मीट नहीं कर पाएंगे। सो आप क्या करते हैं, अपने गोल्स में भी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे कि आपके पहले तो आशाएं कितनी हैं लेकिन पूरी तो सब हो नहीं सकती, तो आप क्या करेंगे, उसे एक ऑर्डर देंगे कि मुझे पहले ये सॉल्व करना है, फिर मुझे ये सॉल्व करना है, और फिर उस प्रकार से आप लिस्ट बनाते हैं। अब वो लिस्ट के बेसिस पे आप अपना एलोकेशन करते हैं। मान लीजिए आपको रिटायरमेंट एक गोल है जो आपको 20 या 25 साल आगे है। अब 20 या 25 साल आगे अगर आपका ऐसे कोई गोल है तो उसके लिए आप फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स नहीं करेंगे, आपको इक्विटी जैसे एसेट क्लास में करना होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही आपके लिए ऐसे एक वेल्थ क्रिएट करके देगा। अगर आपके कोई मीडियम टर्म गोल्स हैं, मान लीजिए आपको कोई भी एक घर लेना है लेकिन आपने सोचा है कि मैं 5 या 10 साल के बाद सोच रहा हूँ लेने का, और उस समय तक आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, तो आप क्या करेंगे, एक हाइब्रिड प्रोडक्ट लेंगे। हाइब्रिड मतलब आप एक कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और डेट का। सो आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से वो कॉम्बिनेशन देख सकते हैं कि इक्विटी 5% हो या इक्विटी 75% हो। ये पूरा एक पूरा रेंज है जिसमें आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको 1 या 2 साल बाद लेनी है तो आप इक्विटी में नहीं करके डेट में करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में डेट बहुत वोलेटाइल हो सकता है और आपके जो कॉर्पस इकट्ठा करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए डेट, मीडियम टर्म के लिए हाइब्रिड प्रोडक्ट्स है बैलेंस फंड्स टाइप के, और लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी। इस प्रकार से आप अपना एसेट एलोकेशन करके आप अपना निवेश करना शुरू करेंगे। ऑल राइट, तो आई एम श्योर अब जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, तमाम जो निवेशक हैं, उनका शॉपिंग बैग जरूर भर गया होगा उनकी ज़रूरत के हिसाब से, उनके गोल के हिसाब से। स्टेप बाय स्टेप आपको दिवाली पे अपने पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए कैसी शॉपिंग करनी है, ये बहुत ही डिटेल में हर्षवर्धन समझाने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और इसी उम्मीद के साथ कि आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी हो और रोशनी से भर जाए हर एक किसी का जीवन। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, देखते रहिए ज़ी बिजनेस।